ठीक है, आज का लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिदमिकल सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन फर्टाइल वुमेन। एक फर्टाइल वुमेन मतलब जो एक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, ठीक, फर्टाइल वुमेन को हो गया, उसमें एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि कंडीशन में जब वो फर्टाइल होती है, ठीक। और रिदमिकल सीरीज एक रिदम से आते हैं, तो ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक फर्टाइल वुमेन में रिदमिकली आते हैं, ठीक। रिदमिकली मतलब या तो मंथली आए या तो ईयरली आए। रिदम क्या होता है, या तो पर डे आए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मंथली रिदम से आते हैं, ठीक है, मंथली रिदम से आते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके कंट्रोल में। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हमारे जो LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जितने हार्मोन हैं, ठीक है, इनके कंट्रोल में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। समझ रहे हो कौन कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन को? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में भी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है, ठीक, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है। नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। एवरेज लेंथ 28 days बट टिपिकली कैरीज विद शॉर्टर एंड लॉन्गर साइकिल। 28 इसकी एक एवरेज डेट होती है, लेकिन ये कभी कभी 30 भी जाती है और कभी कभी एक दो दिन कम भी हो जाते हैं, 26 भी, 26 से 28 या 30 तक ये रहता है, ठीक। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में इसको 28 डेज का ही बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेनार्की क्या होता है? A woman's first menstruation typically occurs around age 12। तो 12 से 13 साल की एज जो प्यूबर्टी की होती है, उसमें जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की, ठीक। ये अब तक आपको पता होना चाहिए मेनार्की। Occurrence depends on overall health and diet। तो ये हेल्थ और डाइट के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह। किसी को 12 साल की एज, किसी को 13 ईयर की एज पे, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। डाइट पे और हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई बीमार है, सिक है, ठीक है, तो उसका मान लो किसी की हार्मोनल डिसबैलेंस है बॉडी में, तो उसका जल्दी या लेट हो सकता है, ठीक। मेनोपॉज क्या होता है? एंड ऑफ अ वुमन्स रिप्रोडक्टिव फेज कॉमनली अगर बिटवीन 45 to 55। अब इसमें भी है 45 लिखा हुआ है, 45 से 55 साल मेनोपॉज की डेट है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक। अक्सर आपको न्यूज़ चैनल में सुनने को मिल जाता होगा कि कभी कभी 55 साल के ऊपर भी चला जाता है, 60 साल की भी ऐसा कंसीव करते हैं लोग, ठीक है। तो ये कहने को डॉक्यूमेंटेशन है 45 साल मिनिमम एज दी गई है, ठीक। एज ऑफ मेनोपॉज इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेनोपॉज की डेट, मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज जो है जेनेटिकली डिजाइन होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट द 3 डिफरेंट लेवल: न्यूरोएंडोक्राइन लेवल, ओवरीज और यूट्रस। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या बनी दारी? फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस लेवल पे बदल सकते हैं? एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पे बदल सकते हैं, ठीक। ये इसमें वेरिएशन किस वजह से आ सकते हैं, ठीक है? न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पे, ओवरीज पे, यूट्रस पे। अब ओवेरियन हार्मोन्स में अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। यूट्रस में भी चेंजेस, यूट्रस भी एक रीजन है, और न्यूरो एंडोक्राइन लेवल, इसमें कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो मेंस्ट्रुएशन में गड़बड़ी हो जाएगी। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन लेवल क्या हो गया, क्यों बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन लेवल? इस टर्म का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे नर्वस सिस्टम के पास में होती है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड ही मेन रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुएशन के लिए, और ये कहाँ? हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पर ग्लैंड होती है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। तो
इसलिए बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन लेवल, ठीक, क्योंकि हाइपोथैलेमस से भी जुड़ा रहता है, ठीक। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करवाने के लिए, जो फीमेल हार्मोन है, ठीक है, तो वो वहीं से सेक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative फेज, सेक्रेटरी फेज, ठीक। मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं और एस्ट्रोजन फेज भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक। क्यों? एस्ट्रोजन हार्मोन इसको बनाता है, बिल्डअप करता है, इसलिए और proliferative फेज को एस्ट्रोजन बिल्डअप करता है, इसलिए एस्ट्रोजन फेज है। सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरॉन फेज है, क्योंकि इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन पूरे महीने में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल घटता बढ़ता रहता है। महीने के फर्स्ट हाफ में हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, ठीक, एस्ट्रोजन बनाने का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन ब्रेकडाउन का काम कर देता है, ठीक। जब क्या होगा, जब प्रोलिफरेटिव फेज होती है, जब थिकनिंग यूट्रस की वॉल थिकनिंग हो रही होती है, ठीक है, ठीक है, उस समय एस्ट्रोजन बनाता है उस लेयर को। और सेकेंड हाफ पीरियड में क्या होता है, सेकेंड हाफ मंथ में ये सेक्रेटरी फेज, सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक, मेंस्ट्रुअल में सेक्रेशन फेज चालू हो जाती है और लास्ट होते होते सेक्रेट हो जाता है पूरा, ठीक है, शट ऑफ हो जाता है, ठीक, बाहर निकल जाता है। अभी 4 फेज में इसको बांटा गया है। मेंस्ट्रुअल फेज आप लोग जानते हैं 1 से लेकर 4 दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक, 1 से लेकर 4 दिन का। अरे गायनेकोलॉजिस्ट को रोज डील करती है भाई, ठीक, अब तो मेल भी गायनेकोलॉजिस्ट बनने लगे हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना की मूवी देखी थी ना, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 4 दिन होता है। प्रोलिफरेटिव फेज 5 से 13 दिन। 5 से 13 दिन मतलब इस फेज में क्या हो रहा होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल, एंडोमेट्रियम, ठीक, क्या निकल जाता है, एंडोमेट्रियल लेयर ही ब्रेक डाउन होकर निकल जाती है, ठीक, हर महीने। तो ये क्या होती है, तो एस्ट्रोजन लेवल जिस समय हाई रहता है, एस्ट्रोजन लेवल 5वें दिन से लेके जब लास्ट पीरियड आता है उसके बाद में 5वें दिन से लेके 13वें दिन तक क्या होता है, हमारा एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही होती है। कितनी mm होती है, नॉर्मली देखा जाए 7 mm होती है मोटाई एंडो, जिसमें बेबी उसमें अटैच होता है ना हमारे एंडोमेट्रियम से। फीटस कहाँ से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, तभी तो प्लेसेंटा बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ETT बोलते हैं, एंडोमेट्रियम थिकनेस। ET कितना रहता है, 7 मिलीमीटर रहता है नॉर्मली। लेकिन जिस समय प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में ये ET कितना हो जाता है, गायनेकोलॉजी क्लास में, MBBS की गायनेकोलॉजी क्लास में से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ET के बारे में, ठीक है, बता रहा हूँ। ET हमारा जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी के लिए, जिसका ET 7 के नीचे जाएगा, 7 mm के नीचे जाएगा, उसका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगा, उसका वो हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए 7 mm के ऊपर थिकनेस होनी चाहिए। 7 mm तो नॉर्मली होती है, लेकिन प्रोलिफरेटिव फेज में 10 mm तक हो जाएगी, 10 mm थिकनेस आ जाएगी। उसके बाद ही वापस जब मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, फिर ये शट ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद 7 mm 6 mm ऐसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी का जो 5 mm 6 mm है तो उसका एबनॉर्मलिटी में देखा जाएगा, ठीक। मिनिमम 7 mm होना चाहिए एंडोमेट्रियल थिकनेस, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ठीक, जो मेंस्ट्रुअल के साथ सेट ऑफ हो जाती है महीने के एंड में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ET एंडोमेट्रियल थिकनेस, ठीक। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, 5 से 13 दिन में ये बिल्डअप होगा, एंडोमेट्रियम बिल्डअप होगा, ठीक। उसके बाद 14वें दिन, 13 से 16 दिन माना जाता है, बीच का पीरियड माना जाता है 14 डेज। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कभी कोई पूछे कि ओवल्यूशन किस दिन होता है, तो 14वें दिन होता है, क्योंकि 28 दिन की साइकिल होती है, उसका बीच का सेंटर पॉइंट होता है 14वां दिन, ठीक, 14 डेज। तो 14वां दिन होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, तो 13 से 16 का एवरेज हम लोग लेके चलते हैं। इस बीच में एवोल्यूशन होगा, क्योंकि 14 कन्फर्म तो नहीं, 14 का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ओवम होगा वो सेक्रेट होगा, ओवरी से निकल के आएगा, ठीक है।
13 से 16 आज हमारा ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद सेक्रेटरी फेज 16 से 28वां दिन। इसके बाद धीरे धीरे हमारा ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने लगेगा और तैयारी हो जाएगी इसको शट ऑफ करने की। ठीक, लेकिन अगर 13 और 16 के बीच में ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक, मान लेते हैं हम लोग 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, लेकिन 16वें दिन इसको अगर स्पर्म मिल जाता है तो फिर ये क्या तो ये क्या करेगा, वो उसके साथ क्या बोलते हैं उसे, हाँ तो मतलब कंसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि आपने सुना होगा इसकी ओवम की कितनी होती है डेट, ओवा जो रिलीज होता है उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 72 घंटे। ठीक, अनवांटेड 72 टैबलेट आती है। 72 का मतलब क्या हुआ, क्यों नाम रखा गया 72, क्योंकि ओवम की लाइफ साइकिल होती है 72 आवर। ठीक, तो लास्ट डे अगर जिस दिन वो अपने आप मरने वाला है ओवम, उस दिन भी अगर उसे स्पर्म मिल जाएगा तो कंसीव कर लेगा। ठीक, इसी तरह हाल इसका है स्पर्म का कितना रहता है, 48 आवर का रहता है लाइफ साइकिल। ठीक है, तो वो 48 तक उसका लाइफ साइकिल जिंदा रहता है। ठीक है, तो अब 16वें दिन भी अगर एग रिलीज हुआ और स्पर्म मिला उसे तो कंसीव करेगा। ठीक, सेक्रेटरी फेज आपको पता है, इसके बाद ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं आपको सेफ और अनसेफ पीरियड के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि नहीं पता सेफ अनसेफ पीरियड, मतलब किन डेट में प्रेगनेंसी हो सकती है, किन डेट में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो भी डेट होती है। तो आपको पता है कि पहले दिन से लेकर 28 दिन तक के बीच का साइकिल है। ठीक, तो हमारा जो इस ओव्यूलेशन पीरियड है 13 से 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो हम ये मानते हैं बीच की डेट मान लेते हैं 14 तारीख, जीवन में काम आएगा आप लोग इसलिए बता रहे हैं। 14वां तारीख जो 14 डे है वो ओव्यूलेशन का हम लोग एक एग्जैक्ट आइडिया लगा देते हैं। तो आपको पता है कि स्पर्म भी 48 आवर जिंदा रहता है। ठीक है, तो 14 के पहले 2 दिन जोड़ लो। ठीक, और 14 तारीख के बाद आपको पता है ओवम भी 72 घंटे जिंदा रहता है, तो 2 दिन उसके स्पर्म के लिए आगे जोड़ लो और ओवम के लिए 72 घंटे, मतलब 3 दिन जोड़ लो, 5 दिन ये हो गए। तो अगर हम पूरा एवरेज निकालें तो बीच का 10 दिन वो कैसा पीरियड होता है, सेफ की अनसेफ, अनसेफ पीरियड। शुरू के 10 दिन सेफ, लास्ट के 10 दिन सेफ, बीच के 10 दिन अनसेफ। अगर एक मोटा ये आइडिया समझते हैं। ठीक है, मुझे लगा ये टॉपिक जरूरी है आप लोग के लिए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, मेंसेस पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ब्लडी फ्लूइड कंटेनिंग एंडोमेट्रियल सेल्स। तो इस डिस्चार्ज में क्या होता है, एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेक्रेशन होते हैं। ठीक है, एंड ब्लड सेल्स होते हैं। 3 से 5 दिन का पीरियड होता है। रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, जैसे पिछला 28 से 28 है, अगर कोई एब्नॉर्मलिटी ना हो तो। ठीक, एनीमिया होने की वजह से मान लो कोई सीवियर एनीमिया का पेशेंट है तो उसमें इचिंगनेस भी हो जाती है। ओव्यूलेशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके एनीमिया की दिक्कत है। उसे लगेगा कि इस महीने मेरा मेंस्ट्रुएशन हुआ ही नहीं, लेकिन वो हो चुका होता है। ठीक है, वो विजिबल नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि जब उसमें एनीमिया का पेशेंट ब्लड है नहीं शरीर में, ब्लड शरीर में है नहीं तो क्या उसकी दिखेगा। ठीक है, तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी फंक्शनिंग स्ट्रेटम ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू डाइज एंड इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब ये हार्मोन क्या करवाता है, जैसे इसको बिल्डअप करता है प्रोलिफरेटिव फेज में, सेक्रेटरी फेज में इसको इसकी लाइसिस करता है, एंडोमेट्रियम की लाइसिस करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो किस वजह से होगा, यूटेराइन जो हमारी यूटेराइन की वॉल है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये हार्मोन क्या करवाएगा, लास्ट मंथ के लास्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तभी पेट में ऐंठन मरोड़ होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक ये शट ऑफ नहीं होगा। ठीक, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा और
प्रोटियोलिटिक कराएगा। प्रोटियोलिटिक प्रोटीन को तोड़ने वाला एक्टिविटी, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होगी वहाँ पर, ठीक है। और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो डाई हो जाएंगे, ठीक। डाई होने के बाद और यूटेराइन वॉल में कंट्रैक्शन होगा और ये शट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। एंड इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? एंडोमेट्रियम बिकम्स वेरी थिन। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? 1 से 5 दिन के बीच में क्या होता है? ईटी की बात कर रहा था मैं, जो ईटी की बात कर रहा था, एंडोमेट्रियम थिकनेस। एंडोमेट्रियम बिकम वेरी थिन। वेरी थिन का मतलब 5 और 6 मिलीमीटर हो जाएगा। जो यूटेराइन की वॉल के अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, एक ब्लड की लेयर होती है, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा। मेंस्ट्रुअल के बाद जस्ट बाद थिन हो जाती है और प्रोलिफरेटिव फेज में फिर थिक हो जाती है, 10 mm तक पहुंच जाती है, ठीक। अभी तक 5-6 mm की हो जाएगी, ठीक। अब इसमें लिखा नहीं हुआ 5-6 mm, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। एंडोमेट्रियम बिकम वेरी थिन बट ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। अब ठीक है, अब एस्ट्रोजन लेवल लो हो गया ना, ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल हाइपोफाइसिस सेक्रेट मोर एफएसएच। अब एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव फेज की तैयारी शुरू हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद, ठीक। एफएसएच फिर बढ़ जाएगा। एफएसएच स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एफएसएच क्या करता है? एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है। क्यों? अगली प्रोलिफरेटिव फेज बनाने की, अगले महीने की तैयारी के लिए, ठीक है। तो एफएसएच हमारे कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होगा। FSH stimulates secretion of estrogen and estrogen serves as proliferative signal. Proliferative मतलब बनने, बिल्डअप होने की स्टेज है, ठीक। स्टार्टिंग की शुरू की 15 दिन में से 13 दिन में स्टार्टिंग है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। उसमें क्या होगा? FSH एस्ट्रोजन से बोलेगा इसको प्रोलिफरेटिव फेज की तैयारी करो, प्रोलिफरेशन का सिग्नल देगा FSH एस्ट्रोजन, ठीक। टू द एंडोमेट्रियम बेसल लेयर। एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर जो 5-6 mm की हो गई है, अब वो फिर से 1 mm करके महीने के हाफ तक बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। 10 mm तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये ओवेरियन साइकिल है। ऊपर सबसे ऊपर देख रहे हैं ओवेरियन साइकिल। ओवम जो हमारा ओवरी में जो ओवम बन रहा है वो मैच्योर होगा पहले फॉलिकल्स रहते हैं। पीसीओडी की अक्सर पेशेंट होते हैं, पीसीओडी की समस्या रहती है, तो ओवरी में क्या होते हैं? जो फॉलिकल होते हैं, ये ग्रोइंग फॉलिकल देख रहे हो, ये 14 डेज में देखो ओवुलेशन हो रहा है, तो ये अक्सर क्या होते हैं? ओवरी में सूख जाते हैं ओवरी में। पीसीओडी की दिक्कत से होगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पीसीओडी में क्या होता है? ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? ओवरी में सूख जाते हैं। ओवरी में सूख जाएंगे तो एग जब रिलीज ही नहीं हो रहा है, एग जो बाहर फैलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए था, जो अंडा रिलीज, ओवम रिलीज होना चाहिए था ओवरी से, और कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब से फिर यूट्रस में, ठीक है, वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो सूख जाएगा, उसमें ओवरी के अंदर ही सूख जाएगा। तो वो सूखने के बाद अंडे तो एक के बाद एक बन रहे हैं, वो तो हर महीने बन रहे हैं, एक के बाद एक बन रहा है, लेकिन वो सूखते जा रहे हैं, तो वो एक सिस्ट का फॉर्म बन रहा है, गांठ बन जाती है ओवरी में, ठीक है। तो उससे पीसीओडी की समस्या कहते हैं, ठीक। वो हार्मोनल से जब डिसबैलेंस हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये बीच में आपको दिख रहा है, बीच का फेस लाइन दिख रही है, सेंटर लाइन, ये ओवुलेशन की लाइन है 14 डेज। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, येलो कलर की लाइन हमारी एस्ट्रोजन की है, ठीक है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता तब तक एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है। अब जैसे हमारा ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद में इस प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने लगेगा, एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने लगेगा, ठीक है। अब नीचे जो ये पिक्चर आपको दिख रही है लास्ट वाली, पिक्चर दिख रही है, इसमें ये
क्या लिख रहा है, एंडोमेट्रियल थिकनेस की बात हो रही है, ईटी की बात हो रही है, ठीक है। ये यूटेराइन वॉल की थिकनेस है, एंडोमेट्रियल थिकनेस है ये लास्ट वाली, ठीक है। अब ये प्रोलिफरेटिव, ये फॉलिकुलर फेज है, ये ल्यूटियल फेज है, ठीक है। इसके बीच में जो है हमारी ये प्रोलिफरेटिव फेज, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो प्रोलिफरेटिव फेज है, मतलब बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे ये जो लास्ट के 4-5 दिन है वो है, ठीक, मेंस्ट्रुएशन वाला। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, हमारा पीक लेवल पे पहुंच जाता है, 10 mm तक की थिकनेस उसकी पहुंच जाती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की। और इसी तरह LH और FSH का भी ये ओव्यूलेशन के समय FSH आपको कम दिख रहा है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। FSH अब डाउन हो जाएगा क्योंकि FSH क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था एस्ट्रोजन को प्रोलिफरेटिव फेज के लिए, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद इसका काम खत्म हो गया FSH का, इसलिए FSH कम हो जाएगा, ठीक। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कम होने लगेगा, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस दिख रहा है। अगर फर्टाइल नहीं होगा तो कॉर्पस एल्बिकेंस खाली लिफाफा बनकर निकल जाए, शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज आप समझ गए, टू द राइज ऑफ फॉलिकल, मैंने स्लाइड में समझा दिया, फिर इसको अब आगे स्लाइड कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू द राइज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की बढ़ने की वजह से ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल several ovarian follicles are stimulated. Follicle complete with each other for dominance. The follicle that reaches maturity is called the Graafian follicle. ठीक है, उसे Graafian follicle बोलते हैं। मैच्योर स्टेज में जब हो जाता है Graafian follicle बोलते हैं। Follicular phase हमारा as they mature the follicle secrete increasing amount of estrogen. FSH कहाँ से निकल रहा था हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है हमारा, ओवम से। फॉलिकल्स मतलब एक तरह से लिफाफा बना हुआ, ठीक है, एनवलप है फॉलिकल्स, उसके अंदर आपको ओवा मिलेगा, ठीक। ओवा सेक्रेट होगा फॉलिकल से, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन व्हिच थिकनेस द न्यू फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द यूट्रस। तो ये बता चुका हूँ कि एस्ट्रोजन रिलीज होगा, पता तो होना चाहिए आप लोग को एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है, FSH कहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, किसका क्या फंक्शन है। तो एस्ट्रोजन ओवम फॉलिकल से रिलीज होगा, ठीक। एस्ट्रोजन कहाँ से, फॉलिकल से रिलीज होगा with thickness and new functional layer। जब एस्ट्रोजन निकल आएगा, मैंने बताया एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोलिफरेटिव फेज को बढ़ाएगा, मतलब एंडोमेट्रियल की थिकनेस को बढ़ाएगा महीने के हाफ तक, एवोल्यूशन के पहले तक का, ठीक। एंडोमेट्रियम क्या करेगा, थिकनेस एंड न्यू फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द यूट्रस। एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट्स क्रिप्स इन द सर्विक्स to produce fertile cervical mucus at the end of this phase ovulation occur। अब क्रिप्स लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट क्रिप्स इन द सर्विक्स। क्रिप्स ये हमारे हो गए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर का गैपिंग दिख रही है एंडोमेट्रियल लेयर में, बीच बीच में, इसे क्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट क्रिप्स इन द सर्विक्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस एट द एंड ऑफ दिस फेज ओव्यूलेशन कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द अभी ओव्यूलेशन 13 से 16 तारीख के बीच की डेट है, ठीक। मेन से 14 तारीख बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एस्ट्रोजन जब फॉलिकल से रिलीज होगा तो LH को सप्रेस करवा देगा, ठीक है।
LH जो हमारे पिट्यूटरी से सेक्रेट हो रहा है उसको LH को सप्रेस करा देगा। When the ovum has nearly matured, level of the estrogen reaches the threshold above which they stimulates production of LH positive feedback loop. The release of LH matures the ovum and weakens the wall of the follicles. The release of LH matures the ovum. इस लाइन का मतलब ये है, LH का मतलब होता है अंडा पकाने वाला हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसी को बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसी के लिए सिक्रेट होता है, ठीक है। अंडा पकाने वाला, आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझे ना, ठीक है। एग को मैच्योर कराने वाला हार्मोन LH होता है, ठीक है। After being released from the ovary, the ovum is swept into the fallopian tube. ओवरी से ओवम रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचेगा? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब तो पता ही है ना सबको, फैलोपियन ट्यूब तो पता ही है ना आपको। अक्सर जो इनफर्टिलिटी के केस होते हैं उसमें ट्यूब ब्लॉक की शिकायत होती है, पेशेंट ये कहता है ट्यूब ब्लॉक है हमारी, तो वो ट्यूब कौन सी होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ का मास बढ़ जाए, ठीक है, और वो कंजेनाइटल हो सकता है, जो बच्चा छोटा हो, ठीक है, उस समय उसका थोड़ी मात्रा में मतलब मास बढ़ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे एज के साथ वो ग्रो हो रहा है तो अंदर फैलोपियन ट्यूब का मास इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, जब उसकी एज पहुंचेगी, है ना, मतलब 18 ईयर तक पहुंचेगा, मतलब 13 ईयर के बाद, तो उसके बाद जब ट्यूब पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया वहाँ पे, तब ट्यूब ब्लॉक की समस्या हो जाती है उस समय। ल्यूटियल फेज क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम सॉलिड बॉडी फॉर्म्स, solid body form in the anomaly after the ovum has been released into the fallopian tube, ठीक है। ओवरी से रिलीज होने के बाद उसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल होता है, ठीक है, जब एग उसके अंदर से ओवम रिलीज नहीं हुआ है। Produce significant amount of progesterone which plays a vital role in the making the endometrial receptive to the implantation of blastocysts, ठीक है। तो बेबी स्टार्टिंग में ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो उसको एंडोमेट्रियम वॉल से स्टिक कराने के लिए, ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत होती है, ठीक। प्रेगनेंसी आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक। उसके बाद एस्ट्रोजन का मतलब प्रोजेस्टेरॉन अपना काम करने लगता है, ठीक। क्या लिखा है? प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच प्लेज अ वाइटल रोल इन द मेकिंग द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव। एंडोमेट्रियम को किसके लिए प्रिपेयर करता है? रिसेप्टिव के लिए, मतलब एंडोमेट्रियम रिसीव कर सके, ठीक है, फीटस के ग्रो करने के लिए। ओवा फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है? प्रिपेयर कराता है कि ओवा को हम जो फर्टिलाइज एग है उसको क्या करें, अपने साथ अटैच कर लें, ठीक है, रिसीव करें, रिसेप्टिव बनाता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, हाई लेवल्स ऑफ एंडोमेट्रियल E&P suppress production of FSH and LH that the corpus luteum needs to maintain itself. High levels of estrogen और प्रोजेस्टेरॉन में भी भूल गया, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है तो E और P वही लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ जाएगा तब क्या करेगा? FSH को बंद करवा देगा, ठीक। FSH रुक जाएगा। FSH क्यों कह रहा था? फॉलिकल को रिलीज करवा रहा था। जब प्रेगनेंसी हो गई तो FSH का काम रहा नहीं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल ये बताएगा, ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, तो आप FSH का लेवल कम कर दीजिए, FSH की नीड नहीं है, ठीक है। फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ट्रिगर्स मेंस्ट्रुएशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से गिर जाना, फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम है थिकनिंग, मतलब उसको बनाए रखना, ठीक है। जो थिकनिंग क्या की एस्ट्रोजन ने क्या किया था? बनाई थी प्रोलिफरेटिव फेज में, एस्ट्रोजन उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, उसके
जब प्रेगनेंसी नहीं हुई 14वें दिन के बाद, है ना, तो सेक्रेटरी फेज चालू हो जाएगी। उसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन की अब नीड नहीं रहेगी। अगर जब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन की नीड नहीं है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से गिरा दिया जाएगा, ठीक, नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरेगा वैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए ये लेक्चर कंप्लीट है। अब इसमें साइकिल, ये लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। एमेनोरिया आपको पता है, एब्सेंस ऑफ पीरियड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमेनोरिया होता है। पॉलीमेनोरिया आप जान रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ओलिगोमेनोरिया आप समझ रहे हैं, कम हो जाना, या एब्सेंट नहीं, कम हो जाना। ओलिगो मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का कम हो जाना। मेट्रोरेजिया मतलब रुक रुक के आना। मेट्रोरेजिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक रुक के आना, ठीक है, कई पार्ट में आना। ब्लीडिंग हुई, रुक गया, फिर ब्लीडिंग आ रही, मेट्रोरेजिया, ठीक है। हाइपोमेनोरिया, हाइपो मतलब कि कम होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कम आना। हाइपोमेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन की क्वांटिटी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही, हाइपोमेनोरिया होगा, ठीक है। और एनीमिया की कंडीशन में भी अमेनोरिया हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन होता है लेकिन पता नहीं चलता, ठीक। एनोवल्यूशन बोलते हैं एग का रिलीज ना हो जाना, ठीक। एन मतलब एब्सेंट, एन का मतलब एब्सेंट, ओव्यूलेशन मतलब एब्सेंट रहेगी इसमें, तो एनोवल्यूशन बोलेंगे, ठीक। बंद करें लेक्चर।